अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका अत्यंत आभारी हूं कि नियम 193 के अंतर्गत भारत में खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए, खिलाड़ियों के संवर्धन के लिए और किस तरह से दुनिया की पदक तालिका में भारत को हम सर्वोच्च स्थान दिला सकें, इस गंभीर और इस महत्वपूर्ण चर्चा में मुझे भी भाग लेने का अवसर दिया आपने। और सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं, मैं आभारी हूं। लेकिन मैं आज इस सदन में जब स्पोर्ट्स पे चर्चा हो रही हो और जिस तरह से स्पोर्ट्स की चर्चा में भाग लेते हुए जहां हमारा आज केवल नैतिक दायित्व बनता है या हमारा कर्तव्य बनता है कि हम केवल देश के खिलाड़ियों के बारे में, देश के खेल के प्रोत्साहन के बारे में बात करें, वहां उससे इतर बातें हुई। निश्चित तौर से मैं भी स्पोर्ट्समैन रहा हूं और मुझे भी इस बात का दुख है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आज पिछले दिनों पहले चाहे ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ गेम में या किसी भी टूर्नामेंट में लोग जाते थे, कब टीम जाती थी, कब टीम लौट आती थी, शायद देश को इस बात का एहसास भी नहीं होता था। लेकिन अगर आज हम इस भारत के सर्वोच्च सदन में हम खेलों के प्रोत्साहन पे चर्चा कर रहे हैं, तो यकीनन हमारे लिए सौभाग्य है कि जहां हम और खेलों को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, वहीं अभी जब कॉमनवेल्थ गेम हुआ है, उस कॉमनवेल्थ गेम में हमारे भारत के खिलाड़ियों ने 13 मेडल हासिल किया है। मैं इस सदन के माध्यम से उन खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि 5 गोल्ड मेडल, 5 सिल्वर मेडल और 3 ब्रॉन्ज मेडल, ये 2022 के अभी कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्होंने 13 मेडल प्राप्त किया। ये ऐसे नहीं होता। यहां तमाम सदन में कही गई बात बिल्कुल सही है। ये कहा गया कि साहब दुनिया के दूसरे देशों में बचपन से ही टैलेंट का सर्च होता है और उस टैलेंट के सर्च के बाद उन बच्चों का ट्रायल होता है, उसके बाद फिर सरकार उनकी सारी जिम्मेदारी लेती है, उनको कोचेज देती है, उनको ट्रेनिंग, उनके पढ़ाई का, लिखाई का, खेल का सारा, और तब वो दुनिया में स्थान बना पाते हैं। ये बिल्कुल सच्चाई है और ये सच्चाई है। ये काम नहीं हुआ था जिसके कारण टैलेंट रहने के बावजूद भी हमारे देश के खिलाड़ी जो दुनिया में स्थान पा सकते थे वो नहीं पाए। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा अपनी सरकार को कि हमारी सरकार 2014 में आई, 2017 में प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से 14 के बाद से ही, चाहे वो खेलो इंडिया प्रोग्राम हो, चाहे फिट इंडिया मूवमेंट हो, चाहे स्पेशल अवार्ड्स हो खिलाड़ियों को, चाहे मेरिटोरियस स्पोर्ट्समैन को पेंशन देने की बात हो, चाहे नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड बनाने की बात हो, चाहे स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर हो, ये सारे फैसले लिए गए जिसके कारण आज हमको गोल्ड भी स्पोर्ट्स में टोक्यो में मिला है, जिसके लिए पूरा भारत अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज वो परंपरा हमारे इस स्पोर्ट्स मंत्रालय ने शुरू किया, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में शुरू किया। 2017 में पहली बार भारत में आजादी के बाद हमारी सरकार ने स्पोर्ट्स टैलेंट सर्च पोर्टल लॉन्च किया कि अगर कोई भी लड़का, कोई भी यूथ, कोई खिलाड़ी होनहार है, देश के किसी नॉर्थ ईस्ट से लेकर के साउथ, कन्याकुमारी से कश्मीर के किसी गांव में अगर वो खिलाड़ी है, पैसे का अभाव है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि टैलेंट कोई किसी पर्टिकुलर खास, वो गरीब के घर में भी, कुटिया झोपड़ी में भी होती, उस टैलेंट्स को भी तराशने का काम करने के लिए 2017 में हमारी सरकार ने स्पोर्ट टैलेंट सर्च पोर्टल लॉन्च किया और उसमें कहा कि जो बेस्ट टैलेंट है वो अपने को उस पोर्टल पे, हमारे यूथ, खिलाड़ी, यंगस्टर उस पे अपलोड करें। उसके बाद उसको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। शॉर्टलिस्ट करने के बाद उनका ट्रायल होगा और ट्रायल के बाद जब क्वालिफाइड हो जाएंगे तो उनके खिलाड़ी के ऊपर आने वाली सारे खर्चे को भारत सरकार और साई स्पोर्ट्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया लेगी। ये हमने भी शुरू कर दिया। तो यकीनन कम से कम जो चिंता हमारे सदन की है कि अगर दुनिया के दूसरे देशों में अगर लोग जिनमें टैलेंट्स है, उन टैलेंट्स के आधार पे उनको सरकार पैसा देती है या खर्च करती है, और आप चिंता की बात करते हैं। यहां तो जब ओलंपिक आता था, कॉमनवेल्थ आता था, वर्ल्ड गेम्स होते थे, तो तैयारी होती थी, एसोसिएशन सारी जल्दी जल्दी से टीमें होती थी, लास्ट मोमेंट तक टीम का सिलेक्शन नहीं, टीम भेजने की तैयारी नहीं। आज हमारी सरकार जिसने एक द एम्पावर्ड स्टीयरिंग कमेटी बनाई है, आखिर क्या रोल है एम्पावर्ड स्टीयरिंग कमेटी का? हमारे तमाम विद्वान लोग बैठे हुए हैं
कि ये 2017 में हमने इसलिए बनाई कि हमें केवल टोक्यो के उस ओलंपिक की चिंता 2021 की नहीं थी। हमारी चिंता डॉक्टर साहब 2024 में पेरिस में होने वाली उस ओलंपिक की भी चिंता है, और 2028 में जब लॉस एंजलिस में होगी उसकी भी चिंता है। और यकीन करिए एम्पावर्ड स्टीयरिंग कमेटी कैसे उन खिलाड़ियों को प्रिपेयर किया जाए, उन खिलाड़ियों को किस तरीके से तैयार किया जाए, एक टास्क फोर्स बना करके उनके लिए फार रीचिंग प्रिपरेशन करने की, पावरफुल पार्टिसिपेशन की, कि किस तरह से हमारे इंडियन प्लेयर्स पावरफुल पार्टिसिपेशन कर सकें। मैं खेल मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि पहली बार इस तरह की एम्पावर्ड स्टीयरिंग कमेटी बनी, जहां जिसका नतीजा क्या हुआ, उसका नतीजा हुआ कि पहली बार हमने टोक्यो में किस तरह का अचीवमेंट किया, पहली बार हमने स्पोर्ट्स में हमने गोल्ड हासिल किया। और आपने देखा कि 7 मेडल हमारे आए टोक्यो में, जिसमें 2020 में हमने 1 गोल्ड हासिल किया, 2 सिल्वर हासिल किया और 4 ब्रॉन्ज किया। और उसके बाद पैरा ओलंपिक हुआ, जहां 7 हमने ओलंपिक में मेडल मिला। वहीं टोक्यो के पैरा ओलंपिक में इंडिया ने अपना एक हाईएस्ट रिकॉर्ड बनाया, 19 मेडल लेकर के आए हैं। पूरा देश गौरवान्वित है। एक बार मैं फिर बधाई देना चाहता हूं अपनी सरकार को, अपने खेल विभाग के उस मंत्रालय के उन उठाए गए कदम को। और इसलिए हुआ है कि हमने बजट भी बढ़ाया है और इस बात को सुनिश्चित भी किया है कि उस बजट का यूटिलाइजेशन भी हो। आप पिछले 5 सालों का अगर आप देखना चाहें, मैं केवल खेल तक सीमित रहना चाहता हूं कि ड्यूरिंग द लास्ट 5 years गवर्नमेंट हैज एलोकेटेड ₹12,788 करोड़, 12,788 करोड़ रुपया केवल इन खिलाड़ियों के लिए भारत सरकार ने फंड एलोकेट किया। और इस बात का हमें संतोष है कि पहले फंड एलोकेट हो जाता था, उन खिलाड़ियों तक पैसा दिया नहीं जाता था, और वो पैसा मिलने के बावजूद भी जो उनको सही मायने में, आप रोज आए दिन अखबारों में शिकायत आती थी कि उनको ट्रेनिंग हो रही है, उनको जितनी कैलोरी, जितना उनका फूड न्यूट्रिशन होना चाहिए उतना उनको मिलता भी नहीं था। और लेकिन आज संतोष का विषय है कि हमने अगर 12,788 करोड़ हमने एलोकेट किया हमारी सरकार ने, तो उसमें से 11,482 करोड़ उन खिलाड़ियों पर खर्च किया है जो आज चाहे इस हमारे ओलंपिक में मेडल लेकर के आ रहे हैं या कॉमनवेल्थ गेम में लेकर के आ रहे हैं। और आप यकीन करेंगे कि किस तरीके से हमारी सरकार ने इस लॉस एंजलिस के लिए, पेरिस के लिए बातें आई कि कोचेज की बात। आप देखिए कि अभी 615 हमारे खेल मंत्रालय ने 615 कोचेज रेगुलर बेसिस पे अपॉइंट किया है। आप पहले जिलों के स्टेडियम में जाते थे, हम लोग सांसद हैं, हम जाते थे, कहते थे साहब स्विमिंग का कोई कोच नहीं, कोई हॉकी का कोच नहीं। हम लोग भी इंटरवर्सिटी खेले हैं हॉकी में, फुटबॉल में, हम लोगों को भी कोचेज का अभाव रहता था। किस तरीके से बचपन में डंडहिया से शुरू करके और किस तरीके से खिलाड़ी बनते थे। लेकिन आज खुशी है कि आज उस खिलाड़ी में अगर हुनर है तो इस बात की हम चिंता कर रहे हैं कि उनको तराशने का काम, आज उस खिलाड़ी के हुनर का काम हमारा खेल मंत्रालय करेगा। और खेल मंत्रालय उसके लिए देश के माने जाने नहीं, देश और दुनिया के जो अच्छे से अच्छे कोचेज हैं उनको नियुक्त करने का काम कर रहा है रेगुलर बेसिस पे 24 और 28 के लिए। और उसका नतीजा है कि 615 कोचेज रेगुलर बेसिस पे हुए हैं और 416 कोचेज कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आज सभी स्टेडियम में कोचेज दिए जा रहे हैं। आज ये स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो उसका एक पर्पज है इस रिक्रूटमेंट का कि जितना एथलीट्स को जिस टाइप का भी सपोर्ट हो सके उनको सारा सपोर्ट दे करके हम इंटरनेशनल लेवल पे जो कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, चाहे ओलंपिक 2024 या 2028, कभी इस सदन में चर्चा हुई कि किसी सरकार ने भी एक ओलंपिक खत्म न हुआ हो तो दूसरे ओलंपिक की तैयारी शुरू कर दे? ये काम यूएसए करता था, ये काम रूस करता था, ये काम चाइना करता था। आज वो काम जो यूएसए और रूस और चाइना कर रहा है, मैं आज कह सकता हूं कि वो काम भारत सरकार भी कर रही है और भारत के भी खिलाड़ियों को हम 24 और 28 की तैयारी के लिए काम कर रहे हैं। और यही नहीं है, आप देखिए अगर हमारा स्पोर्ट्स का बजट भी, कि हमने स्पोर्ट्स का बजट इस बार जो 22-23 का बजट है, हमने उस बजट को इंक्रीज किया और इस बार 3062 करोड़ हमने स्पोर्ट्स का बजट बढ़ाया है, 3062.60 करोड़। और पिछले साल की तुलना में
पिछले साल 2752, जहां 2000, जबकि रोज इस बात की चिंता सदन में चाहे सत्ता पक्ष के बैठे हो चाहे प्रतिपक्ष के बैठे हो, इस बात की चिंता होती थी कि साहब हम सड़क के लिए बजट दे रहे हैं, हम और विभागों के लिए बजट दे रहे हैं, लेकिन जो खिलाड़ी हैं उन खिलाड़ियों के लिए हमारा बजट कम होता जा रहा है। आज हमारी सरकार लगातार इस बजट को बढ़ाने का काम कर रही है। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं कि आज जिस तरीके से इस ट्रेनिंग सेंटर को स्थापित करके पिछले 8 सालों में जो आज हमारे खिलाड़ी हैं, उन खिलाड़ियों को आज 5 लाख रुपया लगातार उनको दिया जा रहा पर ईयर, कि जिससे कि हम उनको दुनिया के उन तमाम प्रतिस्पर्धाओं में ले जा सके। आपने देखा नहीं कि 2014 में जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने शपथ लिया, सरकार बनी, जहां उनको देश की चिंता खेत खलिहान गांव के गरीबों की किसानों की थी, जहां भारत की पार्लियामेंट की दहलीज पे चौखट पे उन्होंने कहा कि हमारे लिए समर्पित की सरकार, गरीबों के लिए समर्पित, मजलूमों की समर्पित सरकार है, वहीं उन्होंने सबसे पहले उसी समय खेलो इंडिया प्रोग्राम को लॉन्च किया। और ये एक अपने आप में एक रिवोल्यूशन था, जो स्पोर्ट्स कल्चर एक पैदा किया, खेल की संस्कृति को उन्होंने बदलने का काम किया और एक रिवाइव करने का काम किया कि भारत के गांवों में, जिलों में, केवल हरियाणा में जिस तरीके से पंजाब में स्टेडियम थे, इंटरनेशनल स्टेडियम थे, आज अभी मेरठ की बात आपने स्वयं की, इसी तरीके से आज नॉर्थ ईस्ट में जिस तरह से यूपी में यूनिवर्सिटी बन रही है। तो इसलिए कि इनको आज आवश्यकता थी कि उन टैलेंटेड प्लेयर्स को फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत थी, उनको ट्रेनिंग की जरूरत थी, उनको टेक केयर की जरूरत थी। आपने किसी को नहीं कहा, हम ही को आपने नहीं। मैं कर रहा हूं इसी तरह से। फिर चलिए मैं जल्दी जल्दी एक एक पॉइंट छू दे रहा हूं। फिर उसके बाद फिट इंडिया मूवमेंट, आपके पास ज्ञान का भंडार रहता है, इसलिए थोड़ा सा कहना पड़ता है। 2019 को मैं उल्लेख कर दूं, प्रधानमंत्री ने किया है। साहब देखिए, जब एक तरफ कहेंगे साहब खेल के लिए क्या सरकार ने किया, तो मैं तो सिलसिलेवार बताना चाहता हूं, मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, ठीक है। फिर 29 अगस्त को और भी सदस्य हैं, और भी बात नहीं, और भी मान्य सदस्य हैं। 29 अगस्त 2019 को फिर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने, उनका मेन फोकस था एक मूवमेंट के रूप में कहा कि एक अवेयरनेस हो, फिट इंडिया मूवमेंट। कभी फिट इंडिया मूवमेंट, मैं योगा की बात नहीं कर रहा हूं, तो पूरी दुनिया ने स्वीकार कर लिया। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने एक फिटनेस पे ध्यान दिया, ये नहीं कि केवल खिलाड़ियों के लिए, हम लोग भी फिट रहे, कॉमन मैन फिट रहे, इम्यूनिटी पावर बढ़े। आज पूरी दुनिया में कोविड में अगर सबसे ज्यादा इम्यूनिटी पावर थी तो भारत के लोगों की थी। इतनी बड़ी आबादी में शायद दुनिया के लोग 24 करोड़ में, यूएसए जिस तरीके से कोलैप्स के वर्ज पे था, आज हम 135 करोड़ में भी पूरी दुनिया में सबसे अच्छा काम किया। तो इसलिए किया कि जो दिन की हमारी डेली लाइफ थी या जिस तरीके से हम लोग काम करते थे उसमें किया। फिर स्पेशल अवार्ड देने की बात कही कि जो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स में होंगे, उनके कोचेज होंगे, उनको सबको हम स्पेशल अवार्ड देंगे। उसका नतीजा ये मेडल मिल रहा है। आज उन बच्चों के टैलेंट्स को पहचान करके उनकी कोचिंग हो रही है, उनको हम हॉस्टल में रख रहे हैं, हॉकी के हॉस्टल में, फुटबॉल के, स्पोर्ट्स के, और आज हर स्टेट्स में जिस तरह से नॉर्थ ईस्ट पे ईस्ट लुक का फोकस दिया। प्रधानमंत्री जी बनने के बाद हमारे मंत्रीगण बैठे हैं, हर मंत्री महीने में एक बार नॉर्थ ईस्ट जाएगा। कभी नॉर्थ ईस्ट की तरफ ख्याल करते थे? ये मैं सच्चाई कह रहा हूं, मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूं। हर मंत्री, और जिस तरीके से नॉर्थ ईस्ट में टैलेंट है, आज नॉर्थ ईस्ट के लोग जिस तरीके से, चाहे ओलंपिक हो चाहे कॉमनवेल्थ गेम हो, वहां पे जिस तरीके से लोगों ने, आज इस सरकार की देन है कि उसका नतीजा कि आज मेडल बना रहे हैं। इसी तरीके से पेंशन देने की योजना अपने मेरिटोरियस स्पोर्ट्समैन को शुरू हुआ, हमने फंड बनाने का काम किया, मैं केवल बस उल्लेख कर दे रहा हूं। और इसी तरह से स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर बनाने की बात हुई, जो साई अथॉरिटी के स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में उसने किया। और इसी तरीके से मैं कहता हूं कि कमेटी टू एड्रेस वीमेन ग्रीवांसेज भी हुआ। कितनी महिला खिलाड़ियां थी, कितनी शिकायतें आती थी। 2017 में वो भी इंटरनेशनल वीमेन डे पे प्रधानमंत्री जी ने कहा, हमारी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स, हमारे स्पोर्ट्स बैठे हुए हैं, और इन्होंने भी जिस तरीके से हमारी सरकार ने एक कमेटी टू एड्रेस वीमेन ग्रीवांसेज, और इसी तरह से ऐसी होगा। हमारा टारगेट था कि टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, इसका ऑब्जेक्ट क्या था? टू आइडेंटिफाई एंड सपोर्ट पोटेंशियल मेडल प्रॉस्पेक्ट्स 2024-2028। तो इसके लिए मेन सेंटर था कि हम एथलीट्स में, बैडमिंटन में, बॉक्सिंग में, आर्चरी में, रेसलिंग में या शूटिंग में, हम किस तरीके से एक टारगेट करके
और ओलंपिक पोडियम पे हमारे स्पोर्ट्स खड़े हों। और जब तिरंगा, जिसको आज फहराने की बात हुई है बाइक रैली में, ये बाइक रैली में पूछिए अगर इनको अच्छा नहीं लग रहा है तो जब इंटरनेशनल ओलंपिक में टोक्यो में जब तिरंगा फहराता है तो इन्हें अच्छा लगे न लगे, पूरे देश के लोग अपने को गौरवान्वित करते हैं, पूरे देश के लोग हर्षित होते हैं। इसी तरीके से माननीय गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव लिया है 24 में 28 में, वो है इसी तरह से अनाउंसमेंट जो गवर्नमेंट का हुआ है जून 2020 में, उन्होंने एक प्लान किया है कि हम 1000 न्यू खेलो इंडिया सेंटर बनाएंगे और उसको 4 साल में। और उसमें आपको जानकर के खुशी होगी सदन को कि हम 217 खेलो इंडिया सेंटर अब तक इस्टेब्लिश हो चुका, ओपन हो चुका। और आज वो उस इलाके के जो गांव के ग्रामीण खिलाड़ी हैं, उस खेलो इंडिया जो भारत की आजादी के बाद पहली बार ये मूवमेंट आया खेलो इंडिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के क्या विजन था कि आज उसकी देन है कि हजारों खिलाड़ी उस खेलो इंडिया के माध्यम से अपने टैलेंट को निखारने का काम कर रहे हैं, तराशने का काम कर रहे हैं और आने वाले दिनों में मेडल हासिल करेंगे, भारत का सम्मान, भारत का गौरव बढ़ाएंगे। इसी तरह से गवर्नमेंट ने नॉर्थ ईस्ट के लिए अनाउंस किया और जिस तरह से नॉर्थ ईस्ट के लिए किया, वहां पे उन्होंने न केवल नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए भी, जहां के हसनैन मसूदी साहब बैठे, अंडमान निकोबार, मैं खत्म कर रहा हूं बस 1-2 मिनट। इट इज ऑलरेडी 16-17 मिनट्स। बस आई विल कंक्लूड विद इन 2 मिनट। अंडमान निकोबार आइसलैंड में अभी हम लोग जम्मू कश्मीर हसनैन मसूदी साहब साथ गए भी, लक्षद्वीप या लद्दाख, ये सब जगह इतनी रिमोट थी कि दिल्ली से लगता था कि हम कहाँ हैं और वहां के लोगों के मन में क्या फीलिंग होती थी। आज एक एक डिस्ट्रिक्ट में, चाहे वो लद्दाख हो, चाहे लक्षद्वीप हो, चाहे निकोबार हो, चाहे अंडमान हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट के, एक एक डिस्ट्रिक्ट में जहां हम इधर एक एक खेलो इंडिया सेंटर दे रहे हैं, यहां सब जगह हम 2-2 खेलो इंडिया सेंटर देने जा रहे हैं। ये हमारा तरीका है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया।